मेरे काम भी काफ़ी बहुत अच्छे से पढ़े और उसके साथ में जो क्वेश्चन थे उन्हें उनको भी आप कर लेना। ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है वो हमको देखना है। प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिज्म क्या है? देखो देखा है जो ग्रामीण शेप होती है ऐसा होता है देखने में। प्रिज्म एक्चुअली में क्या है? अच्छा अपन यहाँ तो ट्रांसपेरेंट प्रिज्म की बात करेंगे, है ना। ट्रांसपेरेंट ऐसा लाइट करके फ्लो हो जाती है। हमारे लिए प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो मीडियम बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए उसको कवर करना पड़ेगा, उसको भीतर कवर कर रखते हैं, कवर्ड बाय सरफेसेस। अच्छा किसी भी चीज़ को बन सकता है, ग्लास का होता है जनरली हम ग्लास का बनाते हैं, लेते हैं ग्लास में दो टाइप का बनता है, या तो एक बनता है क्राउन ग्लास से, या तो बनता है फ्लिंट ग्लास से। क्राउन ग्लास फ्लिंट ग्लास दो टाइप के ग्लास से बना सकते हैं हम। दोनों इनके ग्लास की ग्लास ही है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है दोनों की। ठीक है, तो उसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना कि क्राउन ग्लास क्या है, फ्लिंट ग्लास क्या है। अपन को याद रखना है कि ये क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कवर्ड बाय सरफेसेस। ठीक है, कवर्ड बाय सरफेसेस जिनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जिन सरफेसेस से कवर होगा उन सरफेसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलेंगे अपन। ठीक है, तो कैसे होता है कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये दोनों भी एंगल पर एक दूसरे को ज्वाइन करें, नीचे का बेस हो गया, ये जो बनेगा अपना मीडियम है ना, सराउंडेड बाय दीस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दिस मीडियम इज कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, तो बना सकते हो कैसा होगा? एक मीडियम, ठीक है, दूसरा सरफेस ये है, ये दूसरा सरफेस है। ठीक है, ये हमने शो कर दी सरफेस, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस का बना दी, दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेस में ये ऐसे बना दी। ठीक है, ये पूरा नीचे बेस हो गया। ठीक है, तो टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस से ये ए बी को ठीक है, इसको अपन ऐसे सामने से देख रहे हैं। तो ये मीडियम होगा, ये रिफ्रैक्टिव मीडियम बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट है तो क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। अच्छा ये एक तो रिफ्रैक्टिव सरफेस था, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस था। ठीक है, एक साइड से लाइट है, दूसरी साइड से लाइट मिलेगी ऐसा। ये जो नीचे वाला बेस है ना, ये थर्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस है इसकी। ठीक है, ये ऐसे रखता है, ऐसे कर दूंगा क्या होगा? तो भी ऐसे इधर भी ऐसे रखता है, इधर भी ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, रखते हुए देखो इसको एक जैसा ऐसा है ना, तो तीनों सरफेसेस है। अगर तीन में से दो को रिफ्रैक्टिव सरफेसेस भी बोलते हैं, क्योंकि भाई एक से एंगल भी राइट एक से गलती है, तो रिफ्रैक्शन तो यही करवाते हैं। थर्ड से नीचे क्या चाहिए? बेस चाहिए उसका, थर्ड वाला जो है नीचे बेस है, इसलिए उसको रिफ्रैक्टिव सरफेस नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई थर्ड वाला जो नीचे है BC लाइन से जिसको मैंने डिनोट किया है, उसको मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं बोल रहा क्योंकि वो बेस है ना, जहाँ प्रिज्म रखा रहेगा अपना। ये दोनों को मैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लाइट एंटर करेगी, यहाँ से निकलेगी, तो रिफ्रैक्शन तो यही दोनों सरफेस करवाएंगे जो ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बोथ आर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्शन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ये ज्वाइन करना है एज, है ना, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। अच्छा, जहाँ ये दोनों सरफेस ज्वाइन करी ना, वो एक एंगल भी बन रहा है, ये एंगल ए से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल ए से। इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल, या तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे इसको, या फिर क्या बोलेंगे?
रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलेंगे। तो अपन को बात समझ में आ गई, प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कवर्ड है सरफेसेस से, जो सरफेसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। दोनों सरफेस ऐसे किसी एंगल पर ज्वाइंट होती हैं, जिस एंगल पर ज्वाइंट है वो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक है, या रिफ्रैक्टिंग एंगल उसको बोलते हैं। जहाँ ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन करवाने वाली लाइन रिफ्रैक्टिंग एज हो गई, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से निकलेगी, दोनों रिफ्रैक्शन करवाएंगे, इसलिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। थर्ड वाला नीचे वाला सरफेस भी ट्रांसपेरेंट होगा, और वहाँ से अपन ने उसको रख दिया तो वो तो क्या हो गया, वहाँ पे लाइट एंटर नहीं कर रही ना, वहाँ से बाहर निकल रही है, इधर से एंटर करेगी, इधर से बाहर निकलेगी, तो रिफ्रैक्शन तो ये दोनों सरफेस करवाएंगी, तो इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब अपना जो प्रिज्म है वो रिफ्रैक्शन करवाने के काम में आता है, ठीक है। और सब प्रिज्म के साथ अपन एक फिनोमेना भी पढ़ी है 10th क्लास में, न्यूटन ने करके देखी थी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ी है ना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वाइट लाइट जब 7 कंपोनेंट्स कलर की लाइट्स में डिवाइड हो जाती है तो उस फिनोमेना को अपन डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, यहाँ पर ओनली रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट एक प्रिज्म मैं ले लेता हूँ और वो क्या कर रहा है, डिस्पर्शन ना करके रिफ्रैक्शन कर रहा है, रिफ्रैक्शन में उसका स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी कैसे बनाया था इसको, ऐसे बनाया था, है ना, ये सरफेसेस मैंने इसकी शो की हैं ऐसे करके, है ना, ये सरफेसेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी दोनों, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहा था। अब क्या है कि देखो मैं इसको ऐसे सामने से देखूंगा, इधर से ये सरफेस, भाई एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है ऐसे, ठीक है, इधर से लाइट एंटर करेगी, इधर से बाहर निकल जाएगी, इधर से एंटर करती हुई देखनी है, इधर से बाहर निकलती हुई देखनी है, तो देखूंगा कहाँ से, ऑब्जर्व करूंगा यहाँ से, सामने से। तो सामने से जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ना अपन इसको, ये सेक्शन, ये प्रिंसिपल सेक्शन होता है, ये प्रिंसिपल सेक्शन से अपन ऑब्जर्व करते हैं, लाइट रे इधर से आती हुई देखेंगे, इधर से बाहर निकलती हुई देखेंगे, अंदर जो भी उसका पाथ होगा उसको देखेंगे, तो कहाँ से देखेंगे, सामने से, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रिंसिपल सेक्शन बोल रहे हैं। तो मैं एक प्रिंसिपल सेक्शन का डायग्राम ले लेता हूँ प्रिज्म से रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। देखो, लेट अपना ये प्रिज्म है, ठीक है, ये अपना प्रिज्म हो गया, ठीक है। ठीक है, ये अपना ये अपना बी और ये सी है ना, ये ए सी और ये बी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई लाइट रे एक इधर इंसिडेंट होगी, इधर से बाहर निकल जाएगी, मैं मान लेता हूँ कि इधर से एक लाइट रे आ रही है और ए बी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अब सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो उसका बिहेवियर तो नॉर्मल से पता चलेगा। अच्छा, ये इसका जो मीडियम है N2 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ग्लास हो गया, ये प्लेट या ग्राउंड जो भी है, इधर सराउंडिंग में एयर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा क्या हो जाएगा, N2/N1 हो जाएगा, ठीक है। अब लेट एक लाइट इधर से आ रही है, उसका बिहेवियर देखना है। बिहेवियर देखने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल पता होना चाहिए। तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, है ना, तो एक नॉर्मल मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे लाइट के बिहेवियर को मैं देखूँगा, है ना। एक मैंने नॉर्मल इधर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक नॉर्मल इधर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि बिहेवियर मुझे इधर से भी देखना है उसका, ठीक है। ये इधर भी कर लिया मैंने, ठीक है। ये O हो गया लाइट पॉइंट, ये N हो गया और ये N1 हो गया, ठीक है। N O और N1 O ये क्या हो गया, ये तो इसका नॉर्मल हो गया इस सरफेस का, और N1 O इस सरफेस का नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेट एक लाइट रे आती है और लाइट रे आके और इस सरफेस AB पर इंसिडेंट होती है, तो लाइट रे लेट आ रही है और इस AB पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। लाइट रे आ रही है और इस AB पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इधर से लाइट रे आ रही है, लाइट रे PQ, ठीक है, ये PQ लाइट रे आ रही है। अच्छा, इस लाइट रे को तो कैसे जाना चाहिए था, एक्चुअल पाथ तो इसका ये है, ऐसे सीधे चले जाना चाहिए था इसको, पर क्या होगा कि भाई ये लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर कर रही है, ठीक है। जाना कैसे चाहिए था, ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है। तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया ये,
ठीक है। रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, पता है अपन को कि लाइट रे जब भी रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो नॉर्मल कहाँ है, ये रहा, ऐसे जाना है, टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे सीधे जाने की जगह क्या होगी, ऐसे ट्रेवल करेगी क्यू आर इस डायरेक्शन में। पी क्यू आई सीधा जाना था, लेकिन सीधे जाने की जगह ये क्यू आर डायरेक्शन में चली जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पाथ था। ठीक है, अब क्या होगा कि अब लाइट रे वापस डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ये नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल आर एस डायरेक्शन में ये लाइट रे अपनी चली जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई देखो ये I1 था, ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या हो गया, R1। ठीक है, इधर आके इंसिडेंट हुई लाइट, इसका एंगल ये R2, ठीक है, और इसका एंगल हो गया ये I2। ठीक है, अब देखो ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है I1 इस लाइट रे PQ का फर्स्ट सरफेस के लिए, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने R1 लिया है। ठीक है, इधर मैंने क्या किया है कि ये इधर इंसिडेंट हुई है, कौन से सरफेस पे, AC पे, कौन, QR। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे I से डिनोट करना था, लेकिन मैंने R2 से कर लिया, और इसका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे R2 से करना चाहिए था, ये मैंने I2 से कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आगे जब मैं इस डेरिवेशन को करूँगा ना, तो मैं क्या है, एक लाइट रे इधर से आती हुई लेट करूँगा, एक लाइट रे इधर से आती हुई लाइट करूँगा, तो दोनों साइड से आने वाली लाइट रेज के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई सेम पाथ होगा, तो उसके लिए मुझे इधर से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन चाहिए होंगे। तो ये लाइट रे जब लौट के आएगी इधर से SR पाथ पे, तो लौट के आएगी तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो फॉर्मूला में, तो उसके लिए मैंने ये I2 ले लिया और ये क्या ले लिया, R2 ले लिया। ठीक है, वो बाद में यूज में आ जाएगा, अपन देखेंगे इसको इसमें। ठीक है, अभी ये अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका I1, रिफ्रैक्शन इसका R1, इसका इधर इंसिडेंट हुआ तो R2, और इसका ये इधर से रिफ्रैक्ट हुआ तो I2, एंगल मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो ये तो एक्चुअल पाथ था, ये PQ सीधा जाना था, फाइनली अपनी लाइट रे ऐसे चली गई। तो फाइनली जिस डायरेक्शन में अपनी लाइट रे गई है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायरेक्शन में लाइट रे अपनी चली गई। अगर मैं इसका एक्चुअल पाथ से डेविएशन शो करूं, ये एक्चुअल पाथ था और ये एक्चुअल पाथ पे जाने की जगह डेविएट होके इधर आ गई, इधर आ गई, इधर टर्न हो गई ना, इधर गई है। तो ये जो एंगल है ना, इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में ये एंगल, इस एंगल को अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि लाइट रे एक्चुअल पाथ ये है, इधर चली गई फाइनली, तो ये डेविएट हो गई है। ठीक है, अच्छा ये डेविएट हुई है तो एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन मैं निकाल सकता हूँ किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, I और R के साथ। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, अपन को एक रिलेशन निकालना होता है, मतलब मुझे वैल्यू फाइंड करनी होती है किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन की, किसकी फॉर्म में, नीटा की फॉर्म में, ए की फॉर्म में। ठीक है, तो उस फॉर्मूला को अपन बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। वो प्रिज्म फॉर्मूला अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मुझे करना ही है फाइंड। यहाँ से कैसे करेंगे, देखो देखो ये I1 है ना, ये I1 है, इसके जस्ट अपोजिट में ये कंप्लीट वाला एंगल जो है ये भी I1 होगा, I1 के अपोजिट ये कंप्लीट भी I1 होगा। इस I1 में से नीचे वाला R1 है, I1 के जस्ट सामने पूरा I1, इस पूरे I1 में से ये R1, तो बचा हुआ I1 में से R1 नीचे वाला, तो ऊपर वाला बचा हुआ I1 माइनस R1। ठीक है, ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। ये I2, इसके जस्ट अपोजिट में एंगल ये कंप्लीट वाला भी I2 होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये I2 है, इसके जस्ट सामने पूरा I2 में से ये नीचे R2, तो ये ऊपर बचा हुआ I2 माइनस R2। ठीक है, ये लेट ये पॉइंट हो गया मेरा H। ठीक है भाई, ये मेरा ये Q लिया है मैंने, ये वाला पॉइंट, और ये मैंने R लिया ही है। ठीक है, देखो थ्योरम अपन ने 10th क्लास में पढ़ी थी कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, देखना इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, ये QHR,
क्यू एच आर, इसमें देखो इंटरनल एंगल I1 माइनस R1, दूसरा इंटरनल एंगल I2 माइनस R2, इन दोनों के सामने ये तीसरा इंटरनल एंगल, और इसका एक्सटर्नल एंगल क्या है डेल्टा। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, दैट मीन्स डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 है ना, माइनस का R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, हो जाएगा। अच्छा एक और ट्राइंगल है नीचे, ये QOR, QOR, इस ट्राइंगल में क्या है, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये थर्ड वाला एंगल ये O है, ठीक है, O पे O एंगल बन रहा है, ट्राइंगल है, टोटल सम क्या होना चाहिए ट्राइंगल के एंगल्स का 180, दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, दैट मीन्स 180 माइनस एंगल O मस्ट बी व्हाट R1 प्लस R2, इक्वेशन सेकेंड। भाई ये इधर चला गया, ये R1 R2 वहीं रह गए, दैट मीन्स 180 माइनस का एंगल O मस्ट बी इक्वल टू व्हाट R1 प्लस R2। ठीक है भाई, अब देखो एक क्वाड बन रहा है यहाँ पे, क्वाड कहाँ बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल, देखो A, ये तो एंगल है ना, AQOR, ये पूरा AQOR बन रहा है, ये डायमंड जैसा दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, क्वाड में क्या होता है कि सारे एंगल्स का सम 360 होता है, और आमने सामने अपोजिट साइड्स में सम 180 होता है। ठीक है, टोटल 360। तो देखो ये तो नॉर्मल था, ये वाला नॉर्मल था ये, अब ये नॉर्मल था, तो देखो नॉर्मल का सरफेस के साथ ये एंगल, ये कितना हो गया 90, ये नॉर्मल था, ये N1 हो, नॉर्मल का सरफेस के साथ एंगल ये कितना हो गया 90, दैट मीन्स AQOR में ये दोनों तो टोटल 90 क्या हो गए 180। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए, जो क्वाड है ना अपना, कौन सा क्वाड है, AQOR, इस क्वाड के अंदर देखो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होना चाहिए 360। अब एंगल Q और एंगल R तो 90 के दोनों। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि भाई एंगल A प्लस एंगल Q इज 90 प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज 90 इक्वल टू 360। एंगल A प्लस एंगल O मस्ट बी इक्वल टू 360 में से माइनस जाएगा 180 डिग्री, और 180 माइनस एंगल O क्या होना चाहिए, एंगल A होना चाहिए। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3। पुट कर सकता हूँ कि 2 में 180 माइनस O क्या है, एंगल A के इक्वल है, दैट मीन्स अगर मैं पुट करूँ इसको इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 4। अगर एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2 है, दैट मीन्स डेल्टा क्या हो जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी I1 प्लस I2 और माइनस का एंगल R1 प्लस R2 इज एंगल A। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 5। तो डेल्टा का रिलेशन A के साथ तो मैंने निकाल लिया, नीटा और लाना है इसके अंदर, तो वो I1 I2 से आएगा। कैसे आएगा भाई, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्शन के लॉज को तो फॉलो करना ही है, मतलब स्नेल लॉ को ये फॉलो करेगा, है ना, स्नेल लॉ को फॉलो करेगा। क्या है स्नेल लॉ, यूजिंग स्नेल लॉ, क्या कहता है स्नेल लॉ, स्नेल लॉ ये कहता है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू होता है नीटा, मतलब N2 अपॉन N1, ऐसे ही तो एक ही बात है।
अगर लाइट रे इधर से आए पी क्यू पाथ से तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, तो दिस इज साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू N2 माइनस N1, ऐसा होगा। अगर मान लो ये प्रिज्म जो है ना, ये प्रिज्म ये कैसा है, ये वेरी थिन प्रिज्म है, ये कैसा है, थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म मान लेता हूँ मैं इसको। अगर ये प्रिज्म वेरी थिन होगा तो क्या होगा कि भाई I1 और R1 जो है ना ये वेरी स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल एंगल्स होंगे, ठीक है। और स्मॉल एंगल्स अगर ये होंगे ना तो I1 और R1 स्मॉल एंगल्स हो गए। स्मॉल एंगल्स मीन्स वेरी स्मॉल, और जब थीटा वेरी स्मॉल टेंस टू 0 होता है तो साइन थीटा होता है थीटा, पढ़ चुके हैं पहले भी अपन। दैट मीन्स साइन I1 विल बी I1, साइन R1 विल बी R1। दैट मीन्स ये अपनी जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी, साइन I1 इज I1 बिकॉज I1 इज वेरी स्मॉल, साइन R1 इज R1 बिकॉज R1 इज वेरी स्मॉल, तो I1 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 मीन्स नीटा। दैट मीन्स I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा R1 हो जाएगा। I1 वैल्यू आ गई R1 के टर्म्स में। अच्छा मान लो ये लाइट रे जो इधर से आ रही है ना, इधर से, ये इधर की जगह इधर से आती SR पास से। अगर ये SR पास से आती है, अच्छा वही केस आ गया जो मैं कह रहा था कि I2 और R2 उल्टे क्यों लिए। अगर मान लो ये इस पाथ से आती लाइट रे इधर से, SR पाथ से इधर से आती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता R2, तो ये भी वेरी स्मॉल होती, तो बाय सिमेट्री I2 पर R2 भी क्या होता, नीटा। दैट मीन्स I2 इक्वल टू क्या हो जाता, नीटा R2। पुट कर सकता हूँ कि I1 I2 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 5 में। अच्छा ये याद रखना, ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू लाने के लिए मैंने क्या कंसीडर किया है कि प्रिज्म कैसा है, थिन प्रिज्म। मतलब यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा ना वो अपन को किसके लिए लगाना है, थिन प्रिज्म के लिए लगाना है, ठीक है, नॉर्मल के लिए नहीं लगाना, समझना इस बात को, ठीक है। तो I1 I2 की वैल्यूज पुट कर देता हूँ इक्वेशन 5 में, क्या हो जाएगा, सो डेल्टा इक्वल टू I1 इज नीटा R1, I2 इज नीटा R2 और माइनस का क्या हो जाएगा, एंगल A। डेल्टा इक्वल टू नीटा तो कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 माइनस एंगल A, और R1 प्लस R2 क्या है भाई, एंगल A। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा एंगल A माइनस एंगल A। डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A तो कॉमन ले लो और नीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। दैट मीन्स जो डेल्टा है ना, डेल्टा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा, ठीक है ना। मतलब जिसका नीटा ग्रेटर होगा उसके लिए डेविएशन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। और नीटा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्बडा के। तो जिसका लैम्बडा ग्रेटर होगा उसका नीटा स्मॉलर होगा, उसके लिए डेविएशन भी कैसा होगा, स्मॉलर होगा। ये बात तो बाद में करेंगे अपन डिस्कशन में, इसको अभी नहीं करेंगे अपन, है ना। तो नीटा पे डिपेंड कर रहा है अपना, कौन डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला इक्वेशन नंबर 6, फॉर्मूला ऑफ फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, ये किसके लिए निकाला है अपन ने, थिन प्रिज्म के लिए निकाला है, ठीक है। नॉर्मल प्रिज्म की बात करूं मैं, देखो क्या होता है कि अगर मैं किसी भी प्रिज्म में प्रैक्टिकली एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वेरिएशन देखूं, डेल्टा सा एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेल्टा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डेल्टा डिपेंड करता है एंगल आई पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल आर पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, और डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे, ठीक है, और डिपेंड करता है कलर ऑफ लाइट पे। इन फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंड करता है अपना डेल्टा। मतलब आई चेंज होगा तो उसके साथ भी डेल्टा चेंज होता है, एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होता है। कैसे होता है, इसका एक प्रैक्टिकल है 12th क्लास में, जब अपन रेगुलर क्लास लेंगे तो वहाँ अपन इस प्रिज्म से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें अपन आई की वैल्यूज़ वेरी करवा के उसके अकॉर्डिंग डेल्टा की वैल्यूज़ देखेंगे। ग्राफ सबका एक जैसा आएगा। वो ग्राफ कैसा आता है, उस ग्राफ को मैं बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली जब आई की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, इनिशियली जब आई की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, नीचे आ रही है, यहाँ आके एक मिनिमम वैल्यू को अटेन कर रही है। मतलब इस आई की वैल्यू पे, इस आई की वैल्यू पे डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम, जिसको डेल्टा एम बोलते हैं अपन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है।
उसके बाद आई की वैल्यू को जब और आगे बढ़ाया ना तो डेल्टा की वैल्यू अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब भी अपन आई वेरी करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करते हैं, अच्छा ये जो वेरिएशन है ना ये मोर देन 30 डिग्री के लिए अपन देखते हैं प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता है कब, मोर देन 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब अपन वेरी करते हैं तो इनिशियली वेरी करने पे डेल्टा की वैल्यू रिड्यूस होती है, एक फिक्स वैल्यू ऑफ आई के लिए ये डेल्टा एम मिनिमम हो जाती है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और उससे आगे आई को बढ़ाने पे ये आई डेल्टा की वैल्यू वापस से क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मीन्स देखो ये डेल्टा की एक वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू अपन को आई की 2 वैल्यूज़ पे मिल सकती हैं। मतलब इस ग्राफ में मुझे डेल्टा की हर एक वैल्यू के लिए आई की कितनी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, 2 वैल्यूज़ मिल सकती हैं। मतलब 2 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा सेम हो सकता है, ठीक है, ये ग्राफ बता रहा है अपन को। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है ये वाली, जहां आई की एक वैल्यू के लिए मुझे डेल्टा एम की भी एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब ये आई की वैल्यू यहाँ जो है ये यूनिक वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कैसी है, यूनिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इस आई के लिए अपन को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा डेल्टा एम, और डेल्टा एम की वैल्यू इसका मतलब मुझे ओनली एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिलेगी, ठीक है। बाकी सारे डेल्टास की वैल्यू मुझे 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिल सकती हैं, पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मुझे ओनली एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस में मिलेगी। मान लो किसी प्रिज्म के लिए ये 45 पे मिलती है, तो चाहे लाइट रे को इधर से इंसिडेंट करवाओ, इधर से करवाओ, और चाहे थर्ड सर्फेस से करवाओ, वो हमेशा अपन को मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ मिलेगा, 45 पे मिलना होगा तो 45 पे मिलेगा। मान लो वो आई की वैल्यू जिस पे अपन को डेल्टा एम मिलता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है, वो वैल्यू है 40 डिग्री, तो किसी भी सर्फेस से इंसिडेंट करवाओ लाइट रे को, आई की वैल्यू हमेशा 40 के लिए ही मुझे डेल्टा एम मिलेगा। दैट मीन्स जब डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम के इक्वल होती है तो उस टाइम चाहे I1 इस सरफेस से करवा लो इंसिडेंट, चाहे R2 इस सरफेस से करवा लो इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो R1 और R2 भी सेम रहेंगे, R के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम को क्या बोलते हैं अपन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब डेल्टा की वैल्यू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के इक्वल होगी तो किसी भी सरफेस से इंसिडेंट करवाओ हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। दिस दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम के लिए I1 और I2 विल बी सेम एंड इक्वल टू I, एंड R1 एंड R2 विल बी सेम इक्वल टू R, ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा तो क्या होगा कि भाई देखो उस केस में मान लो डेल्टा को मैं डेल्टा एम पुट कर दूं, ठीक है, इसमें कर देता हूँ डेल्टा वाला इक्वेशन इस इक्वेशन में, इक्वेशन 5 में पुटिंग इन इक्वेशन 5 यूजिंग इक्वेशन 5। अगर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम है, I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 बोथ आर I एंड I, ठीक है। I1 कर दूँ दोनों को, I2 कर दूँ दोनों को सेम हो जाएंगे, और माइनस का क्या हो जाएगा, एंगल A। दैट मीन्स डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I1 माइनस एंगल A। दैट मीन्स I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस एंगल A बाई 2, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, I2 की। दैट मीन्स I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस A बाई 2 हो जाएगा। कब, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में। ऐसे देखो क्या है कि भाई इधर से अपना A इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2, इसके अंदर अगर पुट करो ये कंडीशन तो R1 प्लस R2 दोनों सेम हो गए, R1 और R2 सेम हो गए, R1 तो 2R1 इक्वल टू एंगल A, R1 इक्वल टू एंगल A बाई 2। अच्छा यही R2 की वैल्यू होगी, ठीक है। दैट मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में जो I1 I2 है दैट दोज विल बी डेल्टा एम प्लस A बाई 2, डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, A एंगल ऑफ प्रिज्म, और R1 R2 किसके इक्वल होंगे, A बाई 2 के इक्वल होंगे। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म का जस्ट हाफ होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस केस में, डेल्टा एम के केस में, ठीक है। तो अपन को पता है कि भाई जो साइन नीटा होता है, अच्छा यहाँ पे मैंने एंगल्स को वेरी स्मॉल नहीं लेट किया, सिंपल प्रिज्म है, तो जो नीटा होगा दैट इज I साइन I1 अपॉन साइन R1, दैट मीन्स नीटा इज साइन। अच्छा ये कंडीशन किसके लिए निकाल रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम के लिए निकाल रहा हूँ, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। साइन I1 कितना होगा, दैट विल बी डेल्टा एम प्लस A बाई 2,
और साइन R1 इज एंगल A/2। तो यहाँ से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। इस फॉर्मूला को अपन बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन नीटा, डेल्टा एंड ए इन केस ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और यही प्रिज्म फॉर्मूला मुझे क्या करना था, ड्राइव करना था। ठीक है, तो दो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से आए। थिन प्रिज्म है तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्रिज्म के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली तब यूज़ कर सकते हैं जब अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह हो कि डेल्टा इक्वल टू क्या है, डेल्टा एम। मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मैं क्या करवा रहा हूँ, यहाँ से लाइट रे को रिफ्रैक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना प्रिज्म हो गया। बाकी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।